नमस्कार, ये है आवाज एट 9। मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले बताते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस। टाटा सन्स के बाद कॉर्पोरेट इंडिया में एक और बड़ा विवाद। इन्फोसिस के फाउंडर्स ने बोर्ड के गवर्नेंस पर उठाए सवाल। विशाल सिक्का के बड़े वेतन और भत्तों पर भी जताई चिंता। कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी में 4.5% तक घट सकती है ब्याज दरें, लेकिन पॉलिसी से पहले नर्वस हुआ बाजार। 4 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक। संसद में पहली बार नोटबंदी पर बोले पीएम। कहा इकोनॉमी को साफ सुथरा बनाने के लिए फैसला। विपक्ष पर भी की सर्जिकल स्ट्राइक। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने सुट्टी में बेचने शुरू किए शेयर। आईटीसी के 2% हिस्सा बेचकर जुटाएगी 6,700 करोड़ रुपए। माल्या को एक और झटका। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूनाइटेड ब्रूवरीज होल्डिंग लिमिटेड को बंद करने का दिया आदेश। संपत्ति बेचकर वसूली का भी फरमान। देश के 95 करोड़ प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों से सरकार भरवाएगी ई-केवाईसी। कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने दी जानकारी। अपने नन्हे मुन्नों को गिफ्ट कीजिए असली जैसी कार। महिंद्रा बेचेगी बच्चों के लिए टॉय मॉडल थार। मार्च से पहले होगी लॉन्च। और आवाज एट 9 में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। टाटा सन्स के बाद कॉर्पोरेट इंडिया में एक और बड़ा विवाद पैदा होता दिख रहा है। दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर्स ने कंपनी के बोर्ड को चिट्ठी लिखकर गवर्नेंस में सुधार की हिदायत दी है। पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है सीएनबीसी टीवी 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान। शिरीन, इन्फोसिस के फाउंडर्स की क्या चिंताएं हैं और इस पर कंपनी का क्या कहना है? क्या डिटेल्स है चिट्ठी के अंदर? सूत्रों के आधार पे हमें पता चला है कि जो इन्फोसिस के फाउंडर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि कुछ चेंजेस हो बोर्ड गवर्नेंस को लेके। उन्होंने कई कंसर्न्स रेज किए हैं विशाल सिक्का के कॉम्पनसेशन को लेके, राजीव बंसल के सेवरेंस पैकेज को लेके और डेविड केनेडी जो कि फॉर्मर जनरल काउंसिल थे कंपनी के, उनके सेवरेंस पैकेज को लेके भी कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। उनका ये भी मानना है कि कुछ वैल्यू बेस्ड लोगों को कंपनी में लाया जाना चाहिए। हमारे सूत्रों के आधार पर पता चला है कि जनवरी में एक मीटिंग हुई थी, एक डिस्कशन हुआ था जिस पर की टिप्पणी की गई थी कि जो फाउंडर्स कह रहे हैं उसे क्या बोर्ड एक्सेप्ट कर सकती है, कौन से सजेशंस को एक्सेप्ट कर सकती है। बोर्ड के हिसाब से सूत्रों के आधार पर हमें पता चला है कि बोर्ड और मैनेजमेंट का अलाइनमेंट जो है, का डायरेक्शन जो है वो एक है। बोर्ड पूरा सपोर्ट करती है विशाल सिक्का को और बोर्ड का यही मानना है कि थोड़ी बहुत जो अड़चन आई है एग्जीक्यूशन में वो एक एनवायरनमेंट के चलते आई है, लेकिन पूरा उन्हें विश्वास है कि विशाल सिक्का जो है कंपनी को आगे लेकर जा पाएंगे और जो टारगेट्स हैं उसे अचीव कर पाएंगे। फिलहाल यही है कि कुछ मुद्दों को लेकर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है, लेकिन बातचीत जारी है और कुछ सजेशंस जो है वो आगे लेके जा सकते हैं और कुछ सजेशंस जो है वो बोर्ड देखेगी कि शेयर होल्डर्स के हित में है या नहीं है। जी शिरीन, चलिए बहुत शिरीन शुक्रिया इस बातचीत के लिए। लेकिन मैं इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी, मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान भी जुड़ गए। नीरज, पहले मैं आपके पास आता हूं। फाउंडर्स चिट्ठी लिख रहे हैं बोर्ड को और चिंता जता रहे हैं इन्फोसिस के मैनेजमेंट को लेकर, विशाल सिक्का के कंपनसेशन को लेकर। कैसे समझा जाए इस चीज को? देखिए, इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो जो कंपनसेशन को लेकर के और इससे पहले जो सीएफओ गए हैं उनके सेवरेंस को लेकर के जो इश्यू है वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट बहुत बड़ा विशाल सिक्का के परफॉर्मेंस को लेके है, जो इंडिकेट ये करता है कि जब से विशाल सिक्का ने इसको ज्वाइन किया है, सैप से वो आए थे, उसके बाद से कंपनी में कोई बहुत ओवरऑल चेंज नहीं हुआ है। वो कह रहे थे कि वो कल्चर चेंज कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, बट वो विजिबल हुए नहीं। दूसरा, इस बीच जो यूएस में सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको भी फाउंडर्स को ऐसा लगता है
कि विशाल सिक्का उसके लिए पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं है कि उसको टैकल कर पाए, क्योंकि इन्फोसिस हमेशा से ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करता रहा है। उसके क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप रहे वो बहुत ही सौहार्द रहे, लेकिन अब बदली परिस्थितियों में फाउंडर्स को ऐसा लग रहा है कि अब एक कोई ऐसा आदमी आना चाहिए, ऐसा आदमी होना चाहिए जो इसका पेट्रार्क रहा हो, जिसने इस कंपनी को बढ़ते हुए देखा है। तो परफॉर्मेंस का इशू पैसे के इशू से बड़ा इशू बन के खड़ा हो गया है। इसीलिए जो हमारे सोर्सेज में कंफर्म कर रहे हैं कि इनको जाना पड़ेगा, विशाल सिक्का को जाना पड़ेगा, उनको लिए अब बहुत कंडीसिव सिचुएशन नहीं रह गई है। लेकिन जो आप अभी बता भी रहे थे कि बोर्ड और सिक्का के बीच में तारतम्य, बोर्ड को ऐसा लगता है कि नहीं सही कर रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा इससे पहले भी जब बहुत सारे बदलाव हुए हैं इन्फोसिस में, तो उसमें चली उनकी है जिन्होंने कंपनी खड़ी करी है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो अब इशू खड़ा हो रहा है वो ज्यादा सीरियस है, इसलिए वो जाएगा। साथ ही कंपनी के अगर आप परफॉर्मेंस को देखेंगे शेयर प्राइस वाइज, तो उसमें भी बाईबैक को लेकर के बहुत था कि इतना सारा कैश शेयर कंपनी के पास है 30-35 हजार करोड़ और कोई एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आप जवाब नहीं दे पाते कि ये पैसा क्यों रखा हुआ है। या तो आप इसको डिविडेंड दे दीजिए या आप कोई एक्विजिशन करिए, तो दोनों ही नहीं कर रहे। तो स्टार्टअप पे जो उन्होंने निवेश किया वो पीनट था। तो इसलिए ये भी है कि इसमें बाईबैक भी होगा और मैनेजमेंट में चेंज भी होगा। तो ये दो इश्यूज है, पैसे का इशू है ही उनके परफॉर्मेंस को लेकर के और कामकाज को लेकर भी। काश, तो ये जो पूरी स्थिति है, जो पिक्चर निकल कर आ रही है, हालांकि अभी ये सोर्सेज से ही है सारी बातें, लेकिन ऑलमोस्ट दिख रहा है कि पिक्चर क्या बन रही है। अब इसका क्या इम्पैक्ट हम इन्फोसिस पे होते हुए देखेंगे, बाजार में किस तरह का रिएक्शन आएगा? देखिए, ये सब चीजें कोई किसी को भी इन्वेस्टर्स को तो भाती है ही नहीं, क्योंकि एक तरफ से कंपनी यूएस के एनवायरनमेंट को देखते हुए चिंतित ऑलरेडी है और उसके लिए आगे कैसे होगा फ्यूचर वही संदेह में है। तो अगर उस माहौल में इस टाइप के इंटरनल इश्यूज भी बाहर आते हैं तो इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो अच्छा खासा हिल जाता है। बट पॉइंट इज कि इन्फोसिस के फाउंडर्स ये गुड फेथ में अच्छे इंटेंट के साथ कर रहे हैं, ये अजम्पशन है मेरा। और इससे हो सकता है कि जो जहां अटक रहे हैं कंपनी वाले, कंपनी अटक रही है इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, क्योंकि 2020 का विजन बताए हुए भी आज आधा पीरियड तो खत्म हो ही गया सिक्का साहब के आए हुए, और जो बाकी का पीरियड बचा है 2.5 साल का, उसमें कितना कर पाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाफ पे मार्क पे इसको रिव्यू करना जरूरी है भी, तो उस हिसाब से कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। पर इमीडिएट बेसिस पे एक रिएक्शन तो नेगेटिव सेंटिमेंट ही आ ही जाएगा, चाहे वो अब बाईबैक को कॉम्पेंसेट, थोड़ा सा बाईबैक से कॉम्पेंसेट हो जाए मूड, लेकिन ये चिंता थोड़ी ज्यादा बड़ी है फॉर इन्वेस्टर्स। राइट, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट की आशंका है। प्रकाश जवान को बहुत शुक्रिया, प्रकाश और नीरज हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी खबर इन्फोसिस से आती हुई कि जो फाउंडर्स हैं उनको फिलहाल जो मैनेजमेंट है, खासतौर पर विशाल सिक्का, जहां तक बात है उनके परफॉर्मेंस पर अब थोड़ा सा संदेह हो चला है, उसके रिव्यू की बात हो रही है और तमाम यहां पर संदेह उठते हुए और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हम पड़ते हुए देख सकते हैं बाजार में कल। और जो बात हो रही थी बायबैक की, वो भी आपको डिटेल में बता दें कि सूत्रों से जो खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक इन्फोसिस बोर्ड जल्दी ही इसकी मंजूरी दे सकता है। कंपनी 12,000 करोड़ तक का बायबैक ला सकती है। इसके अलावा इन्फोसिस के मैनेजमेंट में भी, जैसा हम बातचीत कर रहे थे, कि बदलाव के साफ संकेत है। हालांकि इस खबर पर इन्फोसिस ने आज कोई टिप्पणी नहीं की है, इनकार किया है। आपको बता दें कि इन्फोसिस के पास इस वक्त 38,000 करोड़ का कैश मौजूद है। एक और खबर, क्योंकि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस और बैंकों को उम्मीद है कि आरबीआई 0.25% तक दरें घटा सकता है। इसके लिए सीएनबीसी आवाज ने एक बैंकर्स पोल भी कराया। हमारे पोल में 70% लोगों ने माना है कि 25 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकती है। वहीं ये पूछने पर कि इस साल दरों में कितनी कटौती होगी, 80% लोग कहते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के पक्ष में यहां पर वोट है मैक्सिमम। वहीं अगर आरबीआई के लिए चिंता की बात करें तो 37% लोगों को फेड के दरें बढ़ाने और इतने ही लोगों को क्रूड में भी तेजी की चिंता यहां पर है। और बजट के बाद रिजर्व बैंक की पहली क्रेडिट पॉलिसी में क्या करेंगे गवर्नर उर्जित पटेल और उनके फैसलों का बैंकिंग सेक्टर और इकोनॉमी के लिए क्या मतलब होगा, इस पर सीएनबीसी आवाज आपके लिए लाएगा एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल। हमारे साथ कल होंगे एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्ट्री, एसबीआई के एमडी रजनीश कुमार, लक्ष्मी विलास बैंक के ईडी एनएस वेंकटेश, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट स्वागत भट्टाचार्य, इकरा के सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा और संजीव भसीन ईवीपी इंडिया इन्फोलाइन। ये सभी बड़े नाम कल क्रेडिट पॉलिसी का विश्लेषण करेंगे आपके लिए सीएनबीसी आवाज पर।
अब बात कर लेते हैं बाजार की। कल क्रेडिट पॉलिसी से पहले आज शेयर बाजार कुछ नर्वस नजर आया। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिखी। बाजार 8,800 के पार खुला था, लेकिन वो इसके ऊपर टिकने में कामयाब नहीं रहा। खासकर आखिरी घंटे में बिकवाली का दबाव ज्यादा बढ़ा। मेटल, ऑटो, फार्मा शेयरों में आज मुनाफा वसूली दिखी। आखिर में निफ्टी 8,800 के नीचे बंद हुआ और सेंसेक्स में भी करीब 100 पॉइंट की गिरावट रही। और यहां पर आवाज एट 9 में वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खातों में काला धन जमा करने वालों को सरकार दे रही है एक और मौका। क्या है मौका, देखिए आगे। जिन लोगों ने अपने खाते में काला धन जमा किया है और सरकार को सोर्स के बारे में नहीं बताया, उन्हें सरकार एक और मौका दे रही है। नोटबंदी के बाद 18 लाख लोगों को आयकर विभाग ने जो नोटिस भेजे हैं, उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता मनीष देसाई से। तो मनीष, क्या है इन नोटिस में? बिल्कुल, देखिए करीब 18 लाख लोगों को इनकम टैक्स विभाग ने एक नोटिस भेजा है। हालांकि एक विंडो खुला रखा है। ये नोटिस में जब अंत में आप जाते हैं तब आपको ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है, इसके तहत अगर आप कोई धन की घोषणा करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए और एक मौका है। लेकिन आपको सोर्स पूछा गया है कि आपके पास पैसे कहां से आए। अगर आपने किसी का नाम दिया XYZ से मैंने लिए है तो उसका पान नंबर पूछा जा रहा है। मतलब वो सारी जानकारी मांगी जा रही है, जिससे कोई मौका नहीं बनता है कि जिन्होंने अपने खाते में काला धन जमा करवाया है या तो वो फंसेगा या अगला आदमी जिसके लिए ये काम किया गया है। पर एक विंडो यहां पर खुला मिल रहा है, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषणा का। और इसके जरिए जो लोग अपना काला धन है वो अगर घोषित करना चाहे तो कर सकते हैं और बच सकते हैं। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आयकर विभाग और एक नोटिस भेज सकता है। जिन लोगों के सामने ऐसे केसेस दाखिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी मनीष, बहुत शुक्रिया। तो यहां पर एक मौका और लग सकता है लोगों के हाथ में, सरकार ये दे रही है। इधर सरकार ने पिछले 2 साल में विदेशों में जमा करीब 16,000 करोड़ की ब्लैक मनी का पता लगाया है। राज्यसभा में ग्लोबल लीक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि HSBC खातों में जमा 8,200 करोड़ की राशि को टैक्स के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ की ओर से विदेशों में कालाधन वाले जिन भारतीयों के नाम जारी किए गए थे उनकी भी जांच की गई है और इसमें 8,000 करोड़ के कालेधन का पता लगा है। लेकिन देश के बाहर जमा कालाधन की कुल रकम के बारे में फिलहाल कोई अनुमान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर पूरे मूड में दिखे। मौका तो था संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, लेकिन मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक तीखे तीर छोड़े। नोटबंदी का बचाव किया और राहुल के भूकंप आने वाली धमकी का अपने ही अंदाज में जवाब दिया। सुनिए आज लोकसभा में मोदी के भाषण के अहम हिस्से। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, कहां से आया, किसने लाया, कहां रखा। अब उसमें से टॉप नामों को टेक्नोलॉजी के द्वारा, डाटा माइनिंग के द्वारा निकाल दिए गए हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ SMS करके पूछना है कि भाई जरा बताइए डिटेल क्या है। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो बयान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? इतने बड़े फलक में इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है, मैं जानता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक आपकी
मुसीबत ये है कि पब्लिक में जाके बोल नहीं पाते हो, अंदर पीड़ा अनुभव कर रहे हो। कर्नाटक हाईकोर्ट से विजय माल्या को एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने यूबी ग्रुप की पेरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज होल्डिंग लिमिटेड पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कर्ज वसूलने के लिए कंपनी की संपत्ति बेचने का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि किंगफिशर के कर्जदारों ने बकाया नहीं चुकाने पर कंपनी के खिलाफ 2012 में केस दर्ज कराया था। कंपनी के बड़े कर्जदारों में एसबीआई और बीएनपी पारिवारिक जैसे बड़े नाम शामिल है। कंपनी में विजय माल्या की 52% हिस्सेदारी है। और अपने नन्हे मुन्नों को गिफ्ट कीजिए असली जैसी कार की झलक इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल बनाने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्द ही अपनी दमदार जीप थार का एक ऐसा मॉडल लॉन्च करेगी जो सिर्फ बच्चों के लिए होगा। इस मॉडल में कई खूबियां तो होंगी ही, बच्चों के लिए सेफ्टी फीचर्स भी होंगे। बच्चों वाली थार कैसी होगी, इसकी एक छोटी वीडियो फोटो महिंद्रा ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। वहीं ट्विटर पर उसमें एक व्यक्ति ने सवाल भी पूछा कि ये थार कब तक लॉन्च होगी और इसमें क्या खासियत होगी, तो इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने कहा इस महीने के आखिर तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। और आवाज इतना ही में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।